जब से शादी की बात चली थी, मैं कुछ शर्माई सचुकाई सी रहने लगी थी। हमारे घर में लड़कियों के लिए शादी विवाह के फैसले घर के बड़े बुजुर्ग ही लेते थे। मैं भी इन्हीं संस्कारों से बंधी हुई थी। वैसे भी अपने घर वालों पर पूरा विश्वास था मुझे कि वो जो भी फैसला लेंगे वो मेरे हित में ही होगा। संयुक्त परिवार था उनका। कमलेश के परिवार में कुल 11 सदस्य थे। माता पिता, 2 बड़े भाई भाभियाँ, एक भाई के 2 बच्चे और एक भाई के 1 बेटा और कमलेश से छोटी एक बहन थी। परिवार में मेरे सम्मिलित हो जाने के बाद परिवार की संख्या पूरे 1 दर्जन हो जाने वाली थी। दूसरी ओर मेरा परिवार संयुक्त होते हुए भी एकल परिवार ही कहा जा सकता था, क्योंकि दादी ने तीनों बेटों की गृहस्थी बड़े ही प्यार से अलग अलग कर दी थी। बड़े से एक ही घर में रहते हुए भी परिवार में 3 रसोई थी। दादी एक बेटे की रसोई में नाश्ता करती तो दूसरे बेटे की रसोई में दोपहर का भोजन और तीसरे बेटे की रसोई में शाम का भोजन करती। त्यौहार सभी हमेशा मिलजुल कर मनाते। इसके पीछे दादी की सोच यही थी कि किसी काम को लेकर बहुओं में मनमुटाव न होने पाए, परिवार में भाईचारा रहे। कमलेश के परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं था। साझा चूल्हा था वहाँ। मैं तो इस बात को लेकर खुश थी कि आज के ज़माने में सभी इतना मिलजुल कर रहते हैं और भोजन भी साथ ही करते हैं। पर मेरी मम्मी को इस बात से थोड़ा संकोच हो रहा था। एक और बात जो मम्मी को अखर रही थी वो ये थी कि कमलेश की मम्मी को आँखों से ना के बराबर दिखाई देता था। बहुत साल पहले ही वो अपनी आँखों की रोशनी खो चुकी थी। उन्हें आकृति तो थोड़ी बहुत दिखाई देती थी, परंतु चेहरा साफ दिखाई नहीं देता था। इस वजह से एक तरह से वो बिस्तर पर ही थीं। वैसे ये अखरने वाली बात नहीं थी। शारीरिक कष्ट तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता था, पर माँ का दिल था। उन्हें फिक्र थी कि उनकी लाडली बेटी कहीं इतने बड़े परिवार और दूसरों पर पूरी तरह आश्रित अपनी सास की सेवा करते हुए पिस कर न रह जाए। उन्होंने जब से ये बात उठाई तो सभी ने इस आशंका को बेटी के प्रति माँ को प्रेरित बताया। फिर भी मुझसे मेरी राय पूछी गई, पर मैंने भी शादी के लिए हाँ कर दी। एक तो कमलेश मुझे पसंद थे, दूसरी सास ससुर की सेवा करने की भावना कहीं भीतर हिलोरें ले रही थी। विवाह हुआ और मैं ससुराल आ गई। आते ही जो पहला आघात मेरे कोमल हृदय पर पड़ा वो दहेज के तानों के साथ साथ मेरे रूप रंग पर भी प्रहार था। बड़ी जेठानी सासू जी को संबोधित करती हुई बोली, माँ जी, आप तो कहती थीं कि रंग रूप नहीं है तो कोई बात नहीं, बड़ा परिवार है, निम्मो दहेज अच्छा लाएगी। पर पता है आपको, एक भी चीज़ ढंग की नहीं आई इसके यहाँ से, और हमारे लिए सोने की एक अंगूठी तक नहीं। मेरी शादी में जेठानी जी को शिकायत थी कि उनके लिए सोने का हार नहीं आया। चलो नहीं आया था, पर कानों के झुमके तो आए थे। छोटी जेठानी मुंह बनाते हुए बोली, इसके यहाँ से तो साड़ी भी ढंग की नहीं मिली, और मेरे लिए क्या आया। ये मेरी सास की आवाज़ थी, जिसे मैं घूंघट में होने के बाद भी पहचान गई थी। ये लो अम्मा, ये कानों के टप्स हैं। सासू जी ने दोनों हाथों में टप्स को टटोला, जैसे वजन का अंदाज़ा लगा रही हों, और गुस्से से बोली, यही इज्जत देना चाहते हैं इसके घर वाले। मेरी तरफ से जो मुंह दिखाई में देने के लिए हार बनवाया था मैंने, वो छोटी की शादी के लिए रख दो। निम्मों को
यही टिप्स दूंगी मैं। उनकी आज्ञा का पालन हुआ और मेरे मायके से सास के लिए आए टिप्स मुझे ही पकड़ा दिए गए। मुझे हार न मिलने का कोई अफसोस नहीं था, पर मायके का अपमान मुझसे सहन नहीं हो रहा था। किसी तरह स्वयं पर काबू रखे मैं बैठी रही। हर रिश्तेदार, मौसी, ताई, बुआ घूंघट उठाते हुए मेरे रंग रूप पर सवाल करती रहीं और मेरी सास अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाती रहीं। सास की सेवा करूंगी, ऐसी जो सोच और भावना मन में लेकर आई थी, वो पहले दिन ही मन से कहीं खो गई थी। फिर तो ये सिलसिला चल निकला। दहेज कम लाने का ताना उठते बैठते मुझे दिया जाने लगा। इतना सब मैं सहन कर ही रही थी, पर रूप रंग तो ईश्वर की देन है। जब उस पर भी ताने दिए जाने लगे तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते, पर उन आंसुओं की कीमत वहाँ किसी के लिए मायने नहीं रखती थी। मेरे पति कमलेश तो घर वालों के विरुद्ध एक शब्द कहना तो दूर, सुनना भी नहीं चाहते थे। घर के हर छोटे बड़े काम की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी गई थी। दहेज जो कम लाई थी, जेठानियाँ खुद तो ताने कम देती, पर सास ननंद को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। एक दिन सब्जी काटते समय मेरे हाथ के अंगूठे पर गहरा कट लग गया। आंसू पोंछने को कोई मौजूद नहीं था। किसी तरह खाना बनाया। शाम को जेठानियों को हाथ दिखाते हुए सब्जी काटने का आग्रह किया तो बड़ी जेठानी ने जवाब दिया, मैंने आज ही नेल पेंट लगवाया है, खराब हो जाएगा, मैं तो नहीं काट सकती। छोटी भी कुछ कम न थी, सीधे सास से ही बोली, माँ जी, आजकल निम्मों को भी अपने हाथों की खूबसूरती की चिंता होने लगी है। जरा सी उंगली कट गई और बहाने इतने बड़े बड़े। फिर तो माँ जी भी शुरू हो गईं, नाज नखरे यहाँ कोई नहीं उठाएगा। सब्जी ना काटने से सुंदरता नहीं बढ़ जाएगी तुम्हारे हाथों की। जैसी कुद्रूप हो वैसी ही रहोगी। काम ना करने के 100 बहाने रहते हैं तुम्हारे पास हरदम। आज मुझसे रहा नहीं गया तो मैं चिल्लाकर बोली, जब आपको मेरा रूप रंग दिखाई तक नहीं देता तो क्यों मुझे कुद्रूप के ताने देती रहती हो। सुना था जिन्हें दिखाई नहीं देता वो लोग मन की आँखों से देखते हैं, पर आपके पास तो मन नाम की चीज़ है ही नहीं, तो आपको ये सौभाग्य भी नसीब नहीं कि मन की आँखों से देख सको। अगर होता तो मेरे मन को रात दिन यूं घायल होते शायद देख पाती आप। एक पल को वहाँ चुप्पी सी छा गई। मुझे लगा कि शायद अब ये लोग सुधर जाएंगे, पर मैं गलत थी। उस दिन ऑफिस से आने के बाद कमलेश ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया। जी चाहता था सब कुछ छोड़कर मायके चली जाऊं, पर दादी की सीख याद आई। बेटियां डोली में विदा होती हैं और अर्थी में ही ससुराल से निकलती हैं। मेरा कोमल हृदय आघातों को सह सहकर कठोर होता चला गया। समय के साथ साथ दोनों जेठानियां संयुक्त परिवार से अलग हो गईं। छोटी ननंद ससुराल चली गई। ससुर जी भी भगवान को प्यारे हो गए। 20 साल गुजर गए इन बातों को। जेठ जेठानियाँ हमसे तो क्या, सास से भी मिलने नहीं आती कभी। मैं सास का काम समय पर करवाती हूँ, पर उनके लिए एक सहायिका रखी है मैंने। कोई भावनात्मक जुड़ाव बाकी नहीं, स्वयं उनसे पूरी तरह दूर हूँ। वो सेवा भावना अब उनके लिए तो क्या, कमलेश के लिए भी नहीं उमड़ती। इसके लिए कमलेश अभी भी मुझे ही दोषी समझते हैं, पर मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा मन जानता है कि मैं निर्दोष हूँ।
यूँ तो मैं आज भी किसी का अहित नहीं चाहती, लेकिन अब मुझ में धैर्य समाप्त हो चुका है। इसलिए अब मुझसे कुछ भी कहने पर कमलेश को भी उल्टे सीधे जवाब सुनने पड़ते हैं। शायद कोई इस बात को मानने के लिए तैयार ना हो कि जो परिस्थितियाँ आज बन चुकी हैं उनके लिए मेरा परिवार ही जिम्मेदार है, मैं नहीं। हो सकता है मेरे बच्चे भी मुझे ऐसा व्यवहार करते देखकर यही सब सीखें, बड़ों की सेवा करना, हृदय से उनका आदर करना। वो शायद कभी नहीं सीख पाएंगे, पर मैं क्या करूं अपने इस दिल का, जो इतने वार सहकर इतना कठोर हो चुका है कि अब ना तो अपने सास के आंसू और ना ही उनकी शिकायतों से पिघल पाता है। इस पत्थर हो चुके दिल पर अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।